हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का एमसीक्यू क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाऊंगी। इसमें टोटल 2500 एमसीक्यूज दिया गया है, जिसको मैं पार्ट बाय पार्ट अपलोड करूंगी। तो इसका पहला पार्ट मैं कल अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें 200 प्रश्न का मैं डिस्कशन करवा चुकी हूं। आज मैं 203 प्रश्न से डिस्कशन करवाऊंगी। तो यह सभी एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि एएनएम की परीक्षा अगले महीने जनवरी में 3 पालियों में होने वाला है, 5, 11 और 12 जनवरी को। तो इसलिए समय बहुत कम बचा है। परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से आप लोग लग जाइए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं अब प्रश्न नंबर 203 से। निम्न में से कौन सी संरचना बाएं फेफड़े में नहीं पाई जाती है? निम्न में से कौन सी संरचना बाएं फेफड़े में नहीं पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एजाइगस सिरा। अगला प्रश्न है, फेफड़ों की जड़ कहाँ से कहाँ तक प्रसारित होती है? फेफड़ों की जड़ कहाँ से कहाँ तक प्रसारित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा T5 से T7 तक प्रसारित होती है। दाएं फेफड़े हेतु कहा गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है हमारा 2 खांच तथा 3 लौबे होते हैं, यह सही है। लंबा तथा सहरा होता है, यह कथन हमारा गलत है। अगला है सामने की परिधि सीधी होती है, यह भी सही है। और दाएं ब्रोंकस की 3 शाखा होती है, यह भी सही है। तो इसमें गलत कथन जो है यह हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है बाएं फेफड़े हेतु कहा गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 खांच तथा 2 लोब होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यह हमारा कथन सही नहीं है। बाकी सामने की परिधि अप्रूव होती है, यह सही है। इसका बाएं फेफड़े का वजन जो होता है यह 600 से 650 ग्राम का होता है, यह भी सही है। और दाएं ब्रोंकस की 2 शाखा होती है, यह भी सही है। तो इसमें गलत है, 2 खांच तथा 2 लोब होते हैं, यह हमारा गलत कथन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है फेफड़ों में पाए जाने वाले प्रत्येक हिस्सों की आकृति किसके समान होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिरामिड आकार की होती है। अगला है दाएं फेफड़े में कुल कितने भाग पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 भाग पाए जाते हैं। बाएं फेफड़े में कुल कितने भाग पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 भाग पाए जाते हैं। बाएं फेफड़े में 8 भाग और दाएं फेफड़े में 10 भाग। अगला प्रश्न है, फेफड़ों का ब्रोंकोपल्मोनरी भाग किस इकाई की तरह कार्य करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र इकाई की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, दाएं फेफड़ों के ऊपरी लोब में कितने भाग पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊपरी लोब में 3 भाग पाए जाते हैं। और बाएं फेफड़े के निचले लोब में कितने भाग पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा निचले में 4 भाग पाए जाते हैं। एक फेफड़े में पाए जाने वाले भागों की जानकारी लेना क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो इसका उत्तर है शल्य चिकित्सा निदान हेतु, संक्रामक स्राव प्रबंधन हेतु और ब्रोंकोस्कोपी परीक्षण हेतु सबकी जानकारी लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। फेफड़े में पाए जाने वाले भागों की जानकारी लेना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शल्य चिकित्सा निदान हेतु, संक्रामक स्राव प्रबंधन हेतु और ब्रोंकोस्कोपी परीक्षण हेतु। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, डायफ्राम के बीच वाले स्थान में कुल कितनी ओपनिंग पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 ओपनिंग पाई जाती है। डायफ्राम की आराम अवस्था में मांसपेशियों किस स्तर पर होती है? डायफ्राम की आराम अवस्था में मांसपेशियां किस स्तर पर होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, T8 पर होती है। अगला है, डायफ्राम की संकुचन अवस्था में मांसपेशियां किस स्तर पर होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, T9 पर
होती है। अगला है डायफ्राम कार्यकी हेतु कहा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा थारकेशिक गुहा आयतन बढ़ाता है, यह भी हमारा गलत है। वक्षीय गुहा दबाव कम करता है, यह गलत है। उदरीय गुहा दबाव बढ़ाता है, यह भी गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें तीनों ऑप्शन जो है हमारा गलत है। सॉरी, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। थोरैक्सिक गुहा आयतन बढ़ाता है, वक्षीय गुहा दबाव कम करता है और उदरीय गुहा दबाव बढ़ाता है। तीनों हमारा सही होगा, तो उपरोक्त सही। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा लक्षण फेरिंग्स के कार्य क्षेत्र में आता है। निम्न में से कौन सा लक्षण फेरिंग्स के कार्य क्षेत्र में आता है, तो इसका उत्तर है स्वाद में सहायक, सुनने में सहायक और बोली में सहायक। तीनों कार्य क्षेत्र में आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा कार्य स्वर यंत्र द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि उत्पादन, निचले तंत्र का बचाव और फिल्टर करना। तीनों कार्य जो है यह स्वर यंत्र द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है मनुष्यों में आवाज़ का तीखापन किस पर निर्भर करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर तंतु की लंबाई पर मनुष्य में आवाज़ का तीखापन निर्भर करता है। अगला है मनुष्यों में आवाज़ का आयतन किस पर निर्भर होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हवा के दबाव पर मनुष्यों में आवाज़ का आयतन निर्भर करता है। अगला है मनुष्यों में ध्वनि के अनुसार किस पर निर्भर होता है, तो इसका उत्तर है मुख गुहा संरचना पर निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्न में से कौन सा कार्य श्वास नली द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, तो इसका उत्तर है सहायता प्रदान करना, बलगम निकालना और प्रवेशित हवा को नमी देना। यह तीनों कार्य जो है यह श्वास नली द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है श्वास लेने के दौरान वक्षीय गुहा फूलना किस प्रकार की गतिविधि होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित गतिविधि होती है। प्रत्येक मिनट में एल्वियोलर में प्रवेशित तथा विकसित हवा की मात्रा कितनी होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5.25 लीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया के दौरान एल्वियोलर पर पड़ने वाले हवा के दबाव का कुल माप कितना होता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 760 mmHg होता है। निम्न में से किसका उपयोग श्वसन क्रिया के दौरान नहीं किया जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, N2 जो है इसका उपयोग श्वसन क्रिया के दौरान नहीं किया जाता है। बाकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की वाष्प का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन गैस का सर्वाधिक दबाव कहाँ पाया जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कैपिलरी में पाया जाता है। कार्डियक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक भाषा से हुई है। मानव शरीर में हृदय स्टर्नम के संबंध में कहाँ पाया जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पीछे पाया जाता है। हृदय का कितना भाग शरीर में बाईं ओर स्थित होता है, तो इसका उत्तर है 2/3 भाग जो है यह हमारा हृदय का 2/3 भाग शरीर में बाईं ओर स्थित होता है। अगला है मानव शरीर के हृदय की लंबाई कितनी होती है, मानव शरीर के हृदय की लंबाई कितनी होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.5 इंच होती है। अगला है मानव शरीर हृदय संबंध में क्या गलत किया गया है, मानव शरीर हृदय संबंध में क्या गलत है, तो इसका उत्तर है ऊपर भोजन नली। ऊपर भोजन नली जो है यह हृदय संबंध में गलत है। अगला प्रश्न है मानव शरीर हृदय के आवरण पेरिकार्डियम में कुल कितने सैक पाए जाते हैं, तो 2 सैक पाए जाते हैं।
अगला है हृदय में पाया जाने वाला पेरिकार्डियल द्रव्य कौन सी परतों के मध्य स्थित होता है? तो इसका उत्तर है दो सीरम के मध्य स्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है हृदय की मायोकार्डियम परत की मांसपेशियां किस प्रकार व्यवस्थित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चद्दर रूप में और लगातार जुड़ी हुई व्यवस्थित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है हृदय के किस भाग की मांसपेशियां सर्वाधिक मजबूत होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बायां निलय जो होता है यह सर्वाधिक मजबूत होता है। रक्त प्रवाह का आवागमन हृदय की कौन सी परत के द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है एंडोकार्डियम के द्वारा रक्त प्रवाह का आवागमन होता है। अगला है हृदय में उपस्थित वाल्व के द्वारा रक्त प्रवाह किस दिशा में होता है? तो इसका उत्तर है एक दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही उत्तर है। हृदय में उपस्थित पल्मोनरी वाल्व का व्यास कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। हृदय में उपस्थित मिट्रल वाल्व का व्यास कितना होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3 सेंटीमीटर मिट्रल वाल्व का व्यास होता है। हृदय में उपस्थित ट्राइकस्पिड वाल्व का व्यास कितना होता है? तो 4 सेंटीमीटर होता है। वक्षीय दीवार का वह भाग जो हृदय को बाहरी रूप से कवर करता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है पेरिकार्डियम कहलाता है, प्रीकार्डियम कहलाता है। वक्षीय द्वार का वह भाग जो हृदय को बाहरी रूप से कवर करता है उसे प्रीकार्डियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है हृदय में पाई जाने वाली सर्वाधिक लंबी शिरा कौन सी होती है? तो इसका उत्तर है कोरोनरी साइनस जो है यह सर्वाधिक लंबी शिरा हृदय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है रक्त वाहिनियों का सामान्य व्यास कितना होता है? तो 5 mm से 3 सेंटीमीटर होता है। मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है निम्न में से कौन सी एक शाखा आर्क ऑफ एओर्टा की नहीं होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाई कैरोटिड जो है यह आर्क ऑफ एओर्टा की नहीं होती है। यह शाखा जो है यह आर्क ऑफ एओर्टा की नहीं होती है। अगला है मानव मस्तिष्क को रक्त आपूर्ति किस धमनी के माध्यम से होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैरोटिड धमनी और वर्टिब्रल धमनी दोनों के माध्यम से होती है। तो उसका उत्तर है उपरोक्त दोनों। मानव मस्तिष्क में उपस्थित सर्कल ऑफ विलिस हेतु क्या सही नहीं कहा गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बाहरी कैरोटिड द्वारा निर्मित। अगला प्रश्न है सर्कल ऑफ विलिस का निर्माण करने वाली रक्त वाहिनियों के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका उत्तर है आंतरिक कैरोटिड जो है यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आमाशय में उपस्थित कार्डियक हिट कौन सी कोस्टल उपस्थिति के स्तर पर पाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 7th जो है यह कोस्टल उपस्थिति के स्तर पर पाया जाता है। अगला है आमाशय में उपस्थित परिधि तथा बॉर्डर की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो आमाशय में उपस्थित परिधि जो 2 होती है और बॉर्डर की संख्या भी 2 होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आमाशय में उपस्थित संरचना हेतु कहा गया कौन सा कथन सही होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर की आकृति उत्तलाकार होती है यह सही होगा। अगला है आमाशय भाग कुल कितनी संरचनाओं से मिलकर बना होता है? तो इसका उत्तर है 4 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। तो उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से कौन सी संरचना आमाशयीय भाग में नहीं पाई जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हेड जो है यह नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है आमाशय के फंडस वाले भाग में सामान्यतः किसकी उपस्थिति देखी जाती है? तो गैस की उपस्थिति देखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा।
आमाशय के कौन से भाग में जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है? तो इसका उत्तर है आमाशय के बॉडी वाले भाग में जो है जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है आमाशय के बड़ी वाले भाग में कौन सी स्राव कोशिका उपस्थित होती है? तो इसका उत्तर है क्यूकस कोशिका, पेप्टिक कोशिका और पेराइटल कोशिका तीनों उपस्थित होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है आमाशय की संरचना में ऊतकों की कुल कितनी परतें पाई जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 परतें पाई जाती है। आमाशय की संरचना में किस प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लंबवत, तिर्यक और गोलाकार तीनों प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। छोटी आंत के विभिन्न भागों हेतु कहा गया कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है अंतिम भाग इलियम जो है यह कथन हमारा सही है। पाचन तंत्र संरचना ड्यूडेनम की सामान्य लंबाई कितनी होती है? पाचन तंत्र संरचना ड्यूडेनम की सामान्य लंबाई कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 इंच होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे पाचन तंत्र संरचना ड्यूडेनम का अग्नाशय से जुड़ाव अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर समान होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सी अक्षर के समान होता है। पाचन तंत्र संरचना ड्यूडेनम वर्टिला के कौन से स्तर पर पाई जाती है? तो इसका उत्तर है L1 L3 पर पाई जाती है। अगला है पाचन तंत्र संरचना ड्यूडेनम में कुल कितने भाग पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 भाग पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। पाचन तंत्र संरचना ड्यूडेनम में सर्वाधिक लंबाई वाला हिस्सा कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लेटा हुआ भाग जो है यह सर्वाधिक लंबा वाला हिस्सा होता है। अगला है छोटी आंत में सर्वाधिक लंबाई वाला हिस्सा कौन सा होता है? तो इलियम जो है यह सर्वाधिक लंबाई वाला हिस्सा छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की संरचना जेजुनम तथा इलियम के आपसी संबंध हेतु कहा गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है जेजुनम ऊपरी भाग में तथा इलियम निचले में, तो यह हमारा सही है। दूसरा है जेजुनम का व्यास कम तथा इलियम का अधिक, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यह कथन सही नहीं है। जेजुनम मोटी पतत तथा इलियम पतली, यह सही है। जेजुनम में बड़े तथा इलियम में छोटे भिलाई होते हैं, यह भी सही है। तो इसमें गलत कथन ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छोटी आंत की संरचनाओं को निम्न में से कौन सी उत्तकीय परत द्वारा नहीं ढका जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोलेजन फाइबर के उत्तकीय परत द्वारा नहीं ढका जाता है। छोटी आंत की तुलना में बड़ी आंत की भित्ति कैसी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बड़ी आंत की भित्ति अधिक चौड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साधारण कॉलमनर एपिथेलियम हेतु कहा गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही नहीं है। कोशिकाओं की अनेक परतें पाई जाती है, यह साधारण कॉलमनर एपिथेलियम हेतु कथन सही नहीं है। कोशिका की लंबाई चौड़ाई की तुलना में अधिक होती है, यह सही है। मिश्रित कोशिकाएं पाई जाती है, यह भी सही है। केंद्रक चिपचिपा तथा गाढ़ा होता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह कथन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है एक साधारण सिलिएटेड एपिथेलियम में कुल कितने सिलिया पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है 20 से 30 सिलिया पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। एक सिलिया की गतिविधि के दौरान कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? तो इसका उत्तर है अचानक अवस्था, प्रभावी अवस्था और रिटर्न अवस्था तीनों पाई जाती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कार्यकी महत्वता रूप में एक सेकंड में सिलिया कितनी बार गति करते हैं? तो इसका उत्तर है 10 से 20 बार सिलिया गति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सिलिया गतिविधि के दौरान उत्पन्न तरंगें क्या कहलाती है?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेटाक्रोनल कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आहार एवं इसकी कमी से होने वाली बीमारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है पोषण विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कौन सा सहायक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन जो है यह सहायक है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है यह कार्बोहाइड्रेट है। तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी होता है? तो 70% भाग मानव शरीर में पानी होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सुरक्षात्मक आहार क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है जो शरीर को बीमारी से बचाता है उसे हम लोग सुरक्षात्मक आहार कहलाता है। अगला प्रश्न है, भोज्य पदार्थों में अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है पोषक तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला है, मानव शरीर के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक हैं? तो 6 पोषक तत्व आवश्यक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रोटीन किस अम्ल से बने होते हैं? तो प्रोटीन जो है यह एमिनो अम्ल से बने होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा वीडियो लग रहा है? वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं वह भी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगला है, शरीर के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है 24 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। जिस अमीनो अम्ल का मानव शरीर पर्याप्त मात्रा में संश्लेषण नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। उसे हम लोग आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अगला है, प्रोटीन का सस्ता स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सस्ता स्रोत जो है वह दाल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वसा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वसा का मुख्य स्रोत घी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी जो है यह विटामिन ए की कमी से यह रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरी जो है यह विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला है, मेरास्मस का दूसरा नाम क्या है? मेरास्मस का दूसरा नाम सूखा रोग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्वाशियोर जो है यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका उत्तर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अस्थि मृदता नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से अस्थि मृदता नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, पेलेग्रा नामक बीमारी किस विटामिन बी वर्ग के किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका उत्तर है नियासिन की कमी से पेलेग्रा नामक बीमारी होती है। अगला है, गलगांड या ग्वाइटर नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? तो इसका उत्तर है आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नामक बीमारी या गलगंड होती है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होती है? तो इसका उत्तर है आयरन की कमी से एनीमिया रोग होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है, सामान्य कार्य करने वाले वयस्क में विटामिन डी की प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 200 IU इसकी आवश्यकता है। अगला है, सामान्य कार्य करने वाले वयस्क में कैल्शियम की प्रतिदिन
कितनी आवश्यकता है? कैल्शियम की प्रतिदिन एक वयस्क मनुष्य में कितनी आवश्यकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.4 से 0.5 ग्राम तक आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पोषणीय आकलन में आकलन किया जाता है। किसका आकलन किया जाता है? पोषण स्तर का आकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, दूध युक्त पदार्थ में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? तो 0.04 से 0.21 ग्राम कैल्शियम की मात्रा दूध युक्त में पदार्थ में होती है। अगला है, सब्जियों के पदार्थ में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6.2 से 23.8% वसा की मात्रा सब्जियों में होती है। अगला है, बच्चे के जन्म का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है कितने दिनों के अंदर? तो 21 दिनों में बच्चे के जन्म का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में किस प्रकार के भोजन का सर्वोत्तम आहार माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाकाहारी भोजन का सर्वोत्तम आहार माना है हिंदू धर्म में। अगला प्रश्न है, आहार योजना निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है आहार को संतुलित करना। अगला है, दिन के प्रथम भोजन को क्या कहते हैं? दिन के प्रथम भोजन को क्या कहेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुबह का नाश्ता। दिन के प्रथम भोजन को सुबह का नाश्ता कहेंगे। अगला है, उच्च ऊर्जा युक्त आहार किस स्थिति में दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुपोषण की स्थिति में उच्च ऊर्जा युक्त आहार दिया जाता है। निम्न में ऊर्जा युक्त आहार किस स्थिति में दिया जाता है? तो इसका उत्तर है हृदय रोग में ऊर्जा युक्त आहार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उच्च रेशेदार आहार किस स्थिति में दिया जाता है? तो इसका उत्तर है कब्ज जब होता है तो उस समय उच्च रेशेदार आहार दिया जाता है। न्यून रेशेदार आहार किस स्थिति में दिया जाता है? तो जब हम मरीज को दस्त होता है तो न्यून रेशेदार आहार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कम प्रोटीन युक्त आहार किस स्थिति में दी जाती है? तो इसका उत्तर है जब पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है तो उस समय कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। अधिक प्रोटीन युक्त आहार किस समय दी जाती है, किस स्थिति में दी जाती है? तो इसका उत्तर है जब एनीमिया होता है तो उस समय अधिक प्रोटीन युक्त आहार दी जाती है। अगला है, भोजन पकाने के सिद्धांत हैं। कौन सा है भोजन पकाने के सिद्धांत? तो इसका उत्तर है स्रोतों का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। जल में भोजन पकाने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है उबालना। जल में भोजन पकाने की विधि को उबालना कहते हैं। अगला है, निम्न में से भोजन संबंधी स्वास्थ्यकर आदत नहीं है। तो इसका उत्तर है खाने में मिर्च, मसालों एवं तेल का खूब सेवन करना यह स्वास्थ्यकर आदत नहीं है। निम्न में से व्यक्ति के पोषण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उम्र एवं लिंग, कार्य की प्रकृति पर और गर्भावस्था के दौरान जो है यह व्यक्ति को पोषण को प्रभावित करने वाला यह सब कारक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी। निम्न में से विटामिन B1 थायमिन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो बेरी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक वयस्क को दैनिक रूप से आवश्यक ऊर्जा का लगभग 50 से 70% भाग कौन से खाद्य पदार्थों से प्राप्त होना चाहिए? तो इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों से इसका 50 से 70% भाग प्राप्त होना चाहिए। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण कौन सा है? तो ग्लूकोज जो है यह कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्न में से प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्बुमिन जो है यह प्रोटीन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से विटामिन का उदाहरण कौन सा है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है
यह विटामिन का उदाहरण है। अगला है, निम्न में से बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? तो उम्र एवं लिंग, थायरॉक्सिन हार्मोन, मनोवैज्ञानिक स्थितियां, तीनों जो है यह मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से जल विलेय विटामिन का उदाहरण कौन सा है? तो रेटिनॉल जो है यह जल विलेय विटामिन का उदाहरण है। अगला है, निम्न में से जल विलेय विटामिन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी तथा सी दोनों। तो बी में हमारा थायमिन और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है यह जल विलेय विटामिन का उदाहरण है। निम्न में से मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा खनिज लवण है? तो कैल्शियम जो है यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज लवण है। अगला है, निम्न में से आयरन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया। निम्न में से मानव शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है यह टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। यह परासरणी दाब को बनाए रखते हैं और यह शरीर में हीमोग्लोबिन तथा एंजाइम के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक शिशु की ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? एक शिशु की ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 से 120 किलो कैलोरी पर किलोग्राम एक शिशु की ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता होती है। अगला है, एक वयस्क की प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 1 ग्राम प्रति किलोग्राम। 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के अनुसार एक वयस्क की प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता गर्भावस्था के दौरान होती है। अगला है, एक वयस्क पुरुष की विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 40 मिलीग्राम जो है इसमें विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता होती है एक वयस्क पुरुष में। निम्न में से बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो व्यायाम, शारीरिक बजट और गर्भावस्था, तीनों इसका कारक होगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से आहार में ऊर्जा तथा प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मरासमस। निम्न में आहार में ऊर्जा तथा प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी मरासमस है। अगला है, निम्न में से भोजन पकाने का क्या लाभ है? निम्न में से भोजन पकाने का लाभ है निम्न में से भोजन पकाने का क्या लाभ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इससे भोजन जो है यह सुपाच्य हो जाता है। पकाने के द्वारा भोजन से रोगजनक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इससे भोजन स्वादिष्ट बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है, निम्न में से भोजन पकाने का सिद्धांत क्या है? निम्न में से भोजन पकाने का सिद्धांत है, स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रख चाहिए। इस दौरान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग को जोर देना चाहिए। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि पकाने के दौरान खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों का नुकसान नहीं हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से भोजन पकाने की विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उबालना, तलना और भुनना, तीनों इसका विधि है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर है 1954 ईस्वी में खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निरोधक अधिनियम पारित हुआ। अगला है, निम्न में से कम कैलोरी युक्त आहार कैसे रोगियों को दिया जाता है? तो इसका उत्तर है कार्डियोवास्कुलर बीमारी से ग्रसित रोगियों को कम कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है। निम्न में से अधिक कैलोरी युक्त आहार कैसे रोगियों को दिया जाता है? तो
इसका उत्तर हो जाएगा कुपोषण वाले रोगियों को और कम वजन वाले रोगियों को अधिक कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कम सोडियम युक्त आहार कैसे रोगियों को दिया जाता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपरटेंशन वाले रोगियों को कम सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। अगला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम के दौरान दिए जाने वाले उपचारात्मक आहार के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो पहला कथन है बालक को शुरुआत में 80 से 100 किलो कैलोरी प्रति ग्राम शरीर के वजन के अनुसार प्रतिदिन आहार दिया जाना चाहिए, धीरे धीरे इसमें वृद्धि करनी चाहिए। यह कथन हमारा सही है। बालक को प्रतिदिन 2 से 3 किलोग्राम शरीर के वजन के अनुसार प्रोटीन दिया जाना चाहिए, यह भी सही है। और तीसरा है बालक को दिया जाने वाला आहार सुपाच्य होना चाहिए। तो तीनों कथन जो है हमारा सत्य है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है पेप्टिक अल्सर से ग्रसित रोगी के आहार में निम्न खाद्य पदार्थ को शामिल नहीं करना चाहिए। तो पहला है शराब, दूसरा तेज चाय एवं कॉफ़ी और तीसरा तले हुए खाद्य पदार्थ। तीनों का शामिल नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1966 ईस्वी में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला है समेकित बाल विकास योजना के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष से छोटे गरीब बच्चों के पोषण स्तर को उन्नत बनाना, बच्चों के चहुमुखी विकास हेतु आधार तैयार करना, बाल विकास के लिए कार्य कर रहे विभिन्न विभागों के मध्य प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना। तीनों इसका मूल उद्देश्य है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का संबंध किस रोग की रोकथाम से है, तो इसका उत्तर है घेंघा रोग की रोकथाम से है। अगला प्रश्न है खाद्य स्वच्छता हेतु दैनिक जीवन में ध्यान रखने योग्य बात क्या है, तो खाद्य पदार्थों को परोसने, ग्रहण करने या स्टोर करने से पूर्व हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। सब्जियों को पकाने से पूर्व इन्हें अच्छी तरह से बहते हुए पानी में धोना चाहिए, यह भी ध्यान रखने योग्य बात है। बाजार में खुले में बिना ढके रखे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, यह भी हमारा ध्यान रखने योग्य बात है। तो इसमें तीनों ऑप्शन जो है यह खाद्य स्वच्छता हेतु दैनिक जीवन में ध्यान रखने योग्य बात है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कोलकाता में स्थित है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। व्यवहार में कौन सी मानव गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शारीरिक गतिविधियाँ, संज्ञानात्मक गतिविधियाँ और भावनात्मक गतिविधियाँ, तीनों किया जाएगा, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है निम्न में से नियामक विज्ञान का विषय नहीं है। नियामक विज्ञान का विषय कौन सा नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भौतिक शास्त्र जो है यह नियामक विज्ञान का विषय नहीं है। अगला है निम्न में से सैद्धांतिक मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। औद्योगिक मनोविज्ञान जो है यह सैद्धांतिक मनोविज्ञान का शाखा नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नैदानिक मनोविज्ञान, वैज्ञानिक मनोविज्ञान और सैन्य मनोविज्ञान। तीनों जो है यह व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से नर्सों के लिए मनोविज्ञान का महत्व क्या है। नर्सों के लिए मनोविज्ञान का महत्व क्या है, तो इसका उत्तर है मनोदैहिक संबंधों को समझने में सहायक, व्यावसायिक समायोजन में सहायक, उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा
उपरोक्त सभी ए और बी दोनों जो है यह नर्सों के लिए मनोविज्ञान का महत्व है। अगला है औद्योगिक मनोविज्ञान में निम्न में से सहायक कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मजदूरों के चयन में सहायक, मजदूरों के प्रशिक्षण में सहायक और मजदूरों की समस्याओं के निराकरण में सहायक। तीनों जो है औद्योगिक मनोविज्ञान में सहायक हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वैज्ञानिक मनोविज्ञान का कार्य कौन सा नहीं है? वैज्ञानिक मनोविज्ञान का कार्य कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा झूठे गवाहों की पहचान करने और अपराध के निर्धारण में दोनों जो है यह वैज्ञानिक मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। अगला है निम्न में से आधुनिक मनोविज्ञान में प्रयोग की जाने वाली विधि नहीं है। तो समूह विधि जो है ऑप्शन नंबर ए, या आधुनिक मनोविज्ञान में प्रयोग की जाने वाली विधि नहीं है। अगला है निम्न में से मनोविज्ञान अध्ययन की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंतर्दर्शन विधि जो है यह मनोविज्ञान अध्ययन की सबसे प्राचीन विधि है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक निरीक्षण के लिए कौन से गुण का होना आवश्यक नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अवैधता का होना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है विशेष रूप से मानव और सामान्य व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि जो है यह मानव असामान्य व्यवहारों की अध्ययन मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वृहत स्तर पर लोगों से सूचना प्राप्त करने हेतु विधि प्रयोग में लाई जाती है। प्रश्नावली विधि जो है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृहत स्तर पर लोगों से सूचना प्राप्त करने हेतु प्रश्नावली विधि प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्नावली विधि में प्रश्न तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न अरुचिपूर्ण होने चाहिए। अगला है समाज समिति विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है सामाजिक अंतःक्रियाओं का, समूह संरचना का और समूह मनोबल का। तीनों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से प्रश्नावली विधि की हानियां नहीं है। तो यह कम खर्चीली विधि जो है यह प्रश्नावली विधियों की हानियां नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मनोचिकित्सकों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली कौन सी विधि है? तो इसका उत्तर है व्यक्ति इतिहास विधि जो है यह मनोचिकित्सकों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। अगला है निम्न में से निरीक्षण विधि का प्रकार नहीं है। निरीक्षण विधि का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आयोजनाबद्ध निरीक्षण विधि जो है यह निरीक्षण विधि का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से मन का स्तर नहीं है। पराचेतन जो है यह मन का स्तर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे मन के किस स्तर द्वारा व्यक्तियों को वातावरण का तुरंत ज्ञात होता है? तो इसका उत्तर है चेतन। मन के चेतन स्तर द्वारा व्यक्तियों को वातावरण का तुरंत ज्ञात होता है। मन का कौन से स्तर केवल जागरूक अवस्था में ही कार्य करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेतन स्तर जो है यह केवल जागरूक अवस्था में ही कार्य करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से मन का स्तर डोर कीपर का कार्य करता है। डोर कीपर का कार्य कौन करता है? तो अर्धचेतन जो है यह डोर कीपर का कार्य करता है। अगला है मन का सबसे बड़ा गोदाम का कार्य करता है। मन का सबसे बड़ा गोदाम का कार्य कौन करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अचेतन। अगला है मन के किस स्तर का
अचेतन प्रेरणा भी कहा जाता है। मन के किस स्तर को अचेतन प्रेरणा भी कहा जाता है? तो अचेतन मन जो है इसको अचेतन प्रेरणा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मूल प्रविष्टि पर आधारित मन का स्तर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपाहम। मूल प्रविष्टि पर आधारित मन का स्तर उपाहम है। अगला है निम्न में से आदर्शतावादी सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्न में से आदर्शतावादी सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पराहम उपाहम, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहम। निम्न में से आदर्शतावादी सिद्धांत पर कार्य अहम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है परा अहम को जाना जाता है। परा अहम को जाना जाता है हायर सेल्फ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी परा अहम को हायर सेल्फ जाना जाता है। अगला है मन का कौन सा स्तर मर्काष्टक भी कहलाता है? मन का कौन सा स्तर मर्काष्टक भी कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहम। अगला है निम्न में से बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है। बहिस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि जो है यह बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला है निम्न में से मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अग्नाष्ठाय ग्रंथि जो है यह मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाष्ठाय ग्रंथि में कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिलेनिन हार्मोन जो है यह अग्नाष्ठाय ग्रंथि में स्रावित नहीं होता है। अगला है एड्रिनल वलकुट से स्रावित होने वाला हार्मोन नहीं है। एड्रिनल वलकुट से स्रावित होने वाला हार्मोन एड्रिनलिन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न में से मस्तिष्क का आवरण नहीं है। मस्तिष्क का आवरण कौन सा नहीं है? तो ग्रे मैटर जो है यह मस्तिष्क का आवरण नहीं है। अगला है ब्रोका क्षेत्र को जाना जाता है। ब्रोका क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाणी क्षेत्र के नाम से ब्रोका क्षेत्र को जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से हाइपोथैलेमस का कार्य नहीं है। हाइपोथैलेमस का कार्य कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संतुलन करना। हाइपोथैलेमस का कार्य संतुलन करना नहीं होगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 20। निम्न में से संवेदी तंत्रिका नहीं है। संवेदी तंत्रिका कौन सा नहीं है? तो ऑक्यूलोमीटर तंत्रिका जो है यह संवेदी तंत्रिका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से मिश्रित तंत्रिका नहीं है। मिश्रित तंत्रिका कौन सा नहीं है? तो वेगस नर्व जो है यह मिश्रित तंत्रिका नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से माता पिता से बच्चों में गुणों का वाहक होता है। माता पिता से कौन से बच्चों में गुणों का वाहक होता है? तो गुणसूत्र जो है यह बच्चों में गुणों का वाहक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अमूर्त बुद्धि वालों व्यक्ति कौन सा कार्य कुशलता से नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मस्ठिनी कार्य जो है यह कुशलता से नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन व्यक्ति में सतर्कता स्तर बनाए रखता है? कौन सा हार्मोन व्यक्ति में सतर्कता स्तर बनाए रखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है इपिनेफ्रिन जो होता है यह बनाए रखता है। अगला प्रश्न है असामान्य व्यवहार की व्याख्या हेतु कौन सा मॉडल प्रस्तुत नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोगी मॉडल जो है यह असामान्य व्यवहार की व्याख्या हेतु प्रस्तुत नहीं होता है। अगला है निम्न में से व्यवहार का आयाम नहीं है। व्यवहार का आयाम कौन सा नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक आयाम जो है यह व्यवहार का आयाम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्न में से व्यवहार की विशिष्टता नहीं है।
व्यवहार की विष्ठोषता कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह अपरिवर्तनशील होता है, यह व्यवहार की विष्ठोषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वस्थ व्यवहार का लक्षण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संवेगिक अस्थिरता जो है यह स्वस्थ व्यवहार का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका उत्तर है ज्ञान, आनुवंशिक कारक और अभिप्रेरणा। तीनों इसका व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव व्यवहार को प्रभावित करता है? मानव व्यवहार को प्रभावित कौन कौन करता है? जैविक कारक, वातावरणीय कारक और अभिप्रेरणा कारक, तीनों करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सभी प्रकार के व्यवहारों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया। सभी प्रकार के व्यवहारों को उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का अध्ययन कर उसके निदान एवं उपचार की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन वशटत विधि है। अगला है, निम्न में से मन की अवस्था नहीं है? निम्न में से मन की अवस्था कौन सी नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराचेतन। पराचेतन जो है यह मन की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, विद्यार्थी द्वारा अध्ययन की गई अधिकांश सामग्री संग्रहित होती है? अर्धचेतन मन में विद्यार्थी द्वारा अध्ययन की गई अधिकांश सामग्री संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मस्तिष्क द्वारा संपन्न किए गए कार्य क्या कहलाते हैं? तो मानसिक कार्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मस्तिष्क द्वारा संपन्न किए गए कार्य मानसिक कार्य कहलाते हैं। तो हमारा 400 तक कंप्लीट हो गया। आज हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।